हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और अच्छा लगा आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियोस का। तो अभी तक हम लोगों ने सुपर टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है और अब हम लोग बात करेंगे कि पिछले साल में कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस में बात की थी भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की। तो उसी क्रम में हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे 2019 और 18 के पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो एक 2019 में हुई है और एक हुई है 2018 में। तो उन्हीं के प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2019 के पेपर की अगर बात की जाए तो उसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। हम लोगों को मेनली ये देखना है कि किस किस चैप्टर से हिंदी में क्वेश्चंस आए हुए हैं और किन से दोनों साल पूछे गए हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो उन पे ज़्यादा हमें फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका मिल गया प्रत्यय और उपसर्ग से। जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और भी दिए हुए थे जो वैज्ञानिक दे रखा था, बहुज्ञ दे रखा था, तो इस तरह से, लेकिन हमारा जो आंसर है वो है वैयाकरण। जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वैयाकरण। अब ये यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपको पता चल गया कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा महत्व। तो यहाँ पे प्रत्यय चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं 2019 में। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो ये बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या बीजोपन काल जो भी आप कहते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को ये संज्ञा दी है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से ग्रह जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनसे हुई है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से ग्रह जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें तो हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली हो गई है। तो ये पूरा गद्यांश था। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो इसका आंसर आपके इस पैसेज या गद्यांश के अनुसार होगा पाखंड और दिखावे को छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो ये जो गद्यांश में इसका उत्तर दिया गया है कि छलने की कला का प्रयोग हम लोग खुलकर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये गद्यांश वाले क्वेश्चन आप गद्यांश से पढ़कर कर ही लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है। ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। और
ऑप्शनल पेपर है तो आपको 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, इस वजह से उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो अभी पिछला हमने देखा यहाँ पे तत्सम शब्द, तो एक चैप्टर यहाँ से आपका तत्सम शब्द इसमें जुड़ जाएगा, तद्भव और तत्सम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार दिया गया है और इसमें अंबर को पनघट बताया गया है और तारा को घट बताया गया है, इस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार बताया गया है। तो इससे आपको एक अलंकार वाला चैप्टर भी देखना है। वैसे ये सब आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो अलंकार भी आपको देखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाले उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये केशव दास की पंक्तियाँ हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इन ऑप्शन विकल्पों में से जाह्नवी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी वीणा, पाणी, भारती और वाग्देवी जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे, ये सारे आपके सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको पर्यायवाची वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी हैं क्योंकि पर्यायवाची इतने ढेर सारे होते हैं कि उनको याद करना मुश्किल होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द क्या हैं? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपको बेसिक ग्रामर भी पढ़नी है, बेसिक व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ये जो दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जिनके उच्चारण में मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उनको महाप्राण कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो खा, छा, ठा, था, फा, ये जो ऑप्शन आपका दिया गया था, ये सारे महाप्राण व्यंजन हैं। अल्पप्राण होता है जिनके उच्चारण करने में थोड़ा सा कम वायु मुंह से निकलती है, उनको अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे का हो गया, गा हो गया और लास्ट वाला अंगा हो गया। जबकि दूसरे और चौथे को बोलने में पहले और तीसरे की अपेक्षा में ज़्यादा वायु निकलती है मुंह से। का और खा बोल के आप देखेंगे तो अंतर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये जो हिंदी वर्णमाला का चैप्टर है उससे लिया गया है, आपको हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संख्या हो तो कौन सा समास होता है? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समास वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें द्विग समास है। नेक्स्ट है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इनमें विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ये एक्चुअली आत्मा के संदर्भ में कही गई पंक्तियां हैं। जब आत्मा में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं तो उसके बारे में कहने का कोई मतलब नहीं, इस वजह से इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो इस पेपर में आपको अलंकार से संबंधित अभी तक 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह आप ये जो देखते होंगे, इस तरह का जो चिन्ह बनता है ये योजक चिन्ह होता है। इसको निर्देशक चिन्ह और सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो ये बुद्धिमान शब्द विशेषण संवर्ग में आता है। आप जैसे बोलते होंगे कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है या वह बुद्धिमान व्यक्ति है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने मैक्सिमम एग्जामिनेशन में देखा होगा, ये वर्तनी से संबंधी शुद्धियों अशुद्धियों में आता है और यहाँ पे एक तरीके से स्त्रीलिंग के रूप में पूछा गया है। तो इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कवयित्री इसका सही रूप होता है जो लिखा जाता है, और ये अशुद्धि
शब्द अशुद्धि के रूप में भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये 2019 के पेपर के 30 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे 2018 के क्वेश्चंस की। तो इनके आधार पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है व्यूह का विलोम शब्द क्या है। तो व्यूह का विलोम 2 शब्द हो सकते हैं। 2018 के पेपर का पहला क्वेश्चन था विलोम शब्द। अव्यूह या निर्व्यूह, ये 2 शब्द हो सकते हैं व्यूह के विलोम। दूसरा क्वेश्चन था, तो यहाँ भी विलोम शब्द आपको पढ़ना है 2018 के पेपर के हिसाब से भी। दूसरा क्वेश्चन है मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक तरीके से संदेहवाचक वाक्य है जिसमें कुछ भी कंफर्म नहीं बताया गया। मैंने कहा होगा, ठीक है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। वाक्य रचना चैप्टर आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यय और उपसर्ग पिछले वाले पेपर में भी पूछे गए थे और यहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग पे आपको ध्यान देना है। इसमें उत उपसर्ग का यूज़ किया गया है उन्मेष में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो ये पूरा पद्यांश था और इस पद्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद्य खंड इतना बड़ा है और अंदाज़ा ये लगाया जाएगा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया अग्नि का तद्भव। तो अग्नि का तद्भव आप आसानी से बता सकते हैं, आग होता है इसका तद्भव। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन था पद्य खंड के हिसाब से। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें भी पूछे गए हैं कई सारे। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसमें रसों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप जितने भी स्थायी भाव हैं सब याद कर सकते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होगा और एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो आपका 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। कंघी का तत्सम तद्भव तत्सम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। कंघी का तत्सम होता है कंकती। पर्वत के ऊपर समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसको अधित्यका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो प्रधानमंत्री में बहुब्रीहि समास है। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें संबंध कारक है। जो आपके कारक होते हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से वगैरह जो होते हैं इन सबको आप पढ़ लेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी आप अगर क्वेश्चन आ गया तो नंबर पा सकते हैं। वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ये क्रियाएं चैप्टर होता है हिंदी में, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। तो ये एक पद्यांश की 2 लाइनें दी गई हैं। में इस क्वेश्चन में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। तो अलंकार चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर में कौन सी संज्ञा है। तो काला सागर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। काला सागर में कौन सी संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौराहा में कौन सा समास है। तो समास से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल गए हैं। द्विगु समास इसमें है चौराहा में। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है एक गद्यखंड दिया गया है। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है, निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो
हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। तो ये पूरा गद्यखंड है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो साक्षर नागरिक या साक्षरता ये जरूरी है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सम उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुष्ठी का तद्भव शब्द क्या है। तो सुष्ठी का तद्भव शब्द है सोंठ। और लिखावट में प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें आवट प्रत्यय है। तो ये थे आपके 2018 के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके आधार पे अगर हमें डिसाइड करना हो कि हमें कौन कौन से चैप्टर हिंदी में पढ़ने हैं, तो पहला चैप्टर आपका आएगा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। उसके साथ ही जो जुड़ा होता है कुल 20 प्रकार के जो बताए गए हैं विराम चिन्ह, उनको आपको एक बार नज़र मार लेनी है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ ही जाए। और अल्पप्राण महाप्राण आपको पढ़ लेने चाहिए हिंदी वर्णमाला से। और अघोष सघोष भी आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है महाप्राण पूछा जा चुका है तो अघोष या सघोष में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ये है कि आपको हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना, ये सारे जिनमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी आएगा। तो ये चैप्टर आपको दूसरा चैप्टर ऐसा है जो पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है समास वाला चैप्टर। समास आपको पढ़ने हैं, अलंकार आपको पढ़ने हैं। फिर क्रियाओं पे एक नज़र मार लेनी है। क्रियाएं वाला चैप्टर जो है वो पढ़ना है। इसके बाद आता है विलोम शब्द का चैप्टर। फिर है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, तो एक आध पूछे गए हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा पर्यायवाची में। जो आपको पहले से तैयार हैं या जो सेलेक्टेड हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, उन्हीं पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आता है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, ये सारे शब्द भंडार, इनको आपको पढ़ना है। वर्तनी एक बार देख लेनी है। जैसे कवि का जो पूछा गया था स्त्रीलिंग, हो सकता है वो वर्तनी अशुद्धि में आ जाए, तो कवयित्री होता है। और इस तरह के जो शब्द हैं जो गलत होने की संभावना है, उनको आप वर्तनी वाले चैप्टर में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे गए हैं। तो इन पे आपको मेनली ध्यान देना है। विशेषण और विशेष वाला चैप्टर भी आपको एक बार देख लेना है। एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो ये हिंदी का पेपर था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इस हिसाब से आप हिंदी की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इन चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। आपको वीडियो के केवल 2-3 बार देख लेना है, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं दोनों सालों में, तो उन पर भी आपको फोकस करना है। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे पिछले साल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।